जय हिंद मेरे शहर शहरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के वीडियो पे। तो ये वीडियो जैक बोर्ड के द्वारा यानी कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची जैक बोर्ड के द्वारा क्या किया गया है कि टर्म 2 का मैं किसका बात करूंगा, तो द्वितीय सांविधिक परीक्षा जो 21-22 यानी कि टर्म 2 का जो मॉडल पेपर है वो जारी किया गया है। देख सकते हो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। तो ये मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 10 के सब्जेक्ट देख सकते हो हिंदी बी के लिए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी बी का भी क्या करें वीडियो ले। तो हिंदी बी का सेट संख्या देख सकते हो 3 है। तो इन सेट संख्या 3 के क्वेश्चन आंसर पे हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ सामान्य निर्देश पे जाते हैं। तो निर्देश देख सकते हो, पहला कि परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में क्या करे, उत्तर दे। दूसरा क्या देख सकते हो कि इस प्रश्न पत्र के 4 खंड है, सभी खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। तो इसमें 4 खंड देखने के लिए मिलेगा तथा सभी प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने उपांत में अंकित किया गया है। देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे देख सकते हो कि कितने अंक मिलेंगे, उसके लिए क्या किया गया, अंकित किया गया, ऐसा कहा गया है। साथ में देख सकते हो कि प्रश्नों के उत्तर उसके साथ दिए निर्देशों के आलोक में ही क्या करें, लिखे, यानी कि जिस तरह का निर्देश दिया गया उसी के हिसाब से करना है। साथ में 2 अंक के प्रश्न के लिए लगभग 20 शब्दों का प्रयोग करना है और 3 अंकों के लिए लगभग 50 शब्द का और 5 अंकों के लिए लगभग 150 शब्दों से क्या करना है, आपको प्रयोग करना है, ऐसा कहा गया है। तो बात करेंगे वीडियो पे। तो देख सकते हो सबसे पहले हम लोग 4 खंडों में से पहले खंड पे बात करते हैं। और पहला खंड क्या है, देख सकते हो को, और ये खंड क्या है, अपठित बोध, यानी कि जिसको आपने नहीं पढ़ा है और अभी क्या करना है, आपको पढ़ के उसका आंसर देना है। इसी तरह का इसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है संक्षेप में दीजिए। आपको क्या करना है, संक्षेप जो उत्तर में देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको किस तरह का नंबर दिया जाएगा इसके बारे में कहा गया है। तो आपको मैं बता दूं कि टोटल आपको यहाँ पे 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 3 प्रश्न के लिए लगभग आपको कितना दिया जाएगा, 6 नंबर आपको दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ने का काम करते हैं। तो गद्यांश देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है। तो क्या है कि छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अन्याय पर भले बम फूट जाए, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता, मरता है जो एक ही बार है मरता, तुम स्वयं मरण के मुख पर चाप धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। इस तरह का पूरा बात कहा गया है, यानी कि सिंपल सा बात है। पहले सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि छोड़ो मत अपनी आन, चाहे शीश कट जाए, यानी कि आपका जो गर्व है, जिस बात पे आप नहीं होते, जैसे कि कोई अच्छा काम किया, कोई बुरा काम किया, तो अच्छा अगर है तो उसके लिए आप उसका सपोर्ट करो, अगर बुरा है तो उसका क्या करो, विरोध करो। यानी कि आपका जो आन बान शान, आपका जो मान है, उस आन के लिए अगर आपकी शीश कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नहीं झुकना है। साथ में तुम झुको नहीं अन्याय पर, भले ही क्या हो कि बम फूट जाए, वहां पे क्या हो कि आप नहीं झुको, चाहे आपके ऊपर बहुत बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए। साथ में देख सकते हो क्या है कि 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, क्योंकि देखो यमराज क्या करते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो बोला जाता है कि यमराज उसको उठा के लेके जाता है। तो कभी भी कोई व्यक्ति 2 बार नहीं मरता, वो हमेशा क्या होता है, एक ही बार मरता है। तो अगर कोई व्यक्ति एक बार मरेगा तो उसको मरने और जीने का टेंशन नहीं लेना चाहिए, उसको हमेशा अन्याय के प्रति क्या होना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। साथ में है ना, देख सकते हो कि तुम स्वयं मरण के मुख पर चाप धरो, और तुम क्या करो कि मरण के मुख में चाप धरो, यानी कि तुम मरोगे नहीं, इस तरह का तुम काम करो। और तुम जो मरण है यानी कि यमराज को भी तुम क्या करो, डरा दो। जीना है तो मरने से नहीं डरो रे, इस तरह का बात जो है पूरा का पूरा कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग 3 प्रश्नों पे बात करते हैं। तो पहला प्रश्न देख सकते हो कि 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, पंक्ति का आश्रय क्या हो सकता है, इसके बारे में बताए। तो ये जो गद्यांश वाला चीज है मैं इसको आपको समझा देता हूं, आपको खुद से लिख लेना है, लेकिन बाकी के जितने आंसर है देख सकते हो सारा का सारा हम लोगों ने आंसर जो है किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या करो, आप फटाफट कर लो ताकि मैं बताता जाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, पंक्ति का क्या आश्रय है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा गया है कि देख सकते हो कि 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक बार ही मरता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति मरता है, क्या बोलोगे कि जो भी व्यक्ति मरता है वो एक ही बार मरता है। तो इसीलिए यमराज कभी भी 2 बार कंठ नहीं पकड़ते, इस तरह का इसका आंसर हो जाएगा।
दूसरा देख सकते हो क्या है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन वो क्या देख सकते हो कि व्यक्ति को अत्याचार के आगे नहीं झुकना चाहिए। इस तथ्य को किन पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है? क्या है कि व्यक्ति को अत्याचार के आगे नहीं झुकना चाहिए, ये किस पंक्ति पे तथ्य किया गया है? तो देख सकते हो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या कहा गया है कि छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, तुम झुको अन्याय पर भले ही बम फूट जाए। तो ये वाला जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस पे क्या क्या प्रकट किया गया है? तो आपको क्या लिखना है देख सकते हो कि व्यक्ति के अत्याचार के आगे नहीं झुकना चाहिए, इसके बारे में किस पंक्ति में कहा है? तो आप क्या बोलोगे? ये दो पंक्ति पे। कौन सा पंक्ति? ये दो पंक्ति कि ऐसा क्या कहा है कि छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अन्याय पर, है ना, भले ही क्या हो व्योम फूट जाए। ये जो दो सेंटेंस है इस पे कहा गया है, दोनों के दोनों सेंटेंस को क्या करना है? आपको लिख देना है, ठीक है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या क्या है कि इस गद्यांश का क्या करें? उपयुक्त शीर्षक लिखे। तो आप क्या लिखोगे कि अन्याय के प्रति कभी नहीं झुकना चाहिए, इस तरह का आप लिख सकते हो। तो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करेंगे दूसरे खंड पे। तो दूसरा खंड देख सकते हो ख है, और ये खंड क्या है? व्याकरण सेशन का क्या है? आपका खंड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि क्या करना है कि आपको दो प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, और दो प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा तो आपको एक प्रश्न सही होने पे 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 2 प्रश्न सही करते हो तो टोटल आपको 4 नंबर मिलेगा। तो टोटल आपको 2 प्रश्नों के ऐसे उत्तर देने, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? सभी प्रश्नों के ही उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न क्या है देख सकते हो कि निर्देश अनुसार क्या करें? उत्तर दे। तो प्रश्न संख्या 4 क्या है कि उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह परीक्षा में असफल रहा। उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह परीक्षा में क्या रहा? असफल रहा। तो रचना के दृष्टि से यह वाक्य का कौन सा भेद है? ऐसा कहा गया। यह कौन सा भेद है, इसके बारे में क्या करना है? आपको बताना है। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं कि उसने परिश्रम नहीं किया, देखो इसलिए, है ना, इसलिए और, है ना, तो ये सारे क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य के उदाहरण होते हैं। तो जो जिसमें भी इसलिए लग गया और लग गया तो ये क्या करते हैं? 2 वाक्यों को आपस में मिलाने का काम करते हैं, इसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वो परीक्षा में क्या रहा? असफल रहा। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बात करेंगे अथवा क्वेश्चन पे। देख सकते हो अथवा का क्वेश्चन क्या दिया है कि मजदूरों ने काम करके पैसे लिए और घर गए। रचना की दृष्टि से ये वाक्य का कौन सा उदाहरण है? तो देख सकते हो ये है, ये किसका है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका है? मिश्रित वाक्य का क्या है? उदाहरण है। बात करेंगे 5वें प्रश्न पे। तो छात्र शिक्षक के यहां जाकर हिंदी पढ़ता है। क्या है? छात्र शिक्षक के यहां जाकर क्या पढ़ता है? हिंदी पढ़ता है। वाक्य को संयुक्त वाक्य में क्या करना है? परिवर्तित करना है। तो देखिए इसका मैंने क्या आंसर दिया है कि छात्र शिक्षक के यहां जाता है और क्या करता है कि हिंदी पढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसलिए और ये सब क्या होता है? संयुक्त वाक्य में लगते हैं। तो इसलिए कि छात्र शिक्षक के यहां जाता है और क्या करता है? हिंदी पढ़ता है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। बात करेंगे अथवा प्रश्न पे। तो घर जाओ और गृह कार्य जो है पूरा करो, यानी कि घर जाओ और जो होमवर्क है उसको पूरा करो। तो इस वाक्य को क्या करना है कि सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो देख सकते हो इसका क्या आंसर होगा कि घर जाकर गृह कार्य को क्या करो? पूरा करो। घर जाकर गृह कार्य को क्या करो? पूरा करो। इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे तीसरे खंड पे। तो देख सकते हो ये क्या है? खंड गो है। क्या है? खंड गो। 4 खंडों में हम लोग तीसरे खंड पे बात करेंगे। तो क्या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। क्या देना? उत्तर देना। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न के सही उत्तर पे कितने मिलेंगे? 3 अंक मिलेंगे। टोटल आपको 4 प्रश्नों को क्या करना है? उत्तर देने हैं। यानी कि कुल मिला के आपको देखोगे तो आपको 12 नंबर क्या मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप यहाँ पे निर्देश में देख सकते हो कि निर्देश में यहाँ क्या दिया गया है कि जितने भी 3 अंकों के प्रश्न होते हैं उसको लगभग 50 शब्दों में क्या करना है? आपको लिखना है। यानी कि जो आपका खंड, जो भी हमारा खंड गो का जो क्वेश्चन है इसमें लगभग 50 शब्द हैं होने चाहिए, तभी आपको कितने मिलेंगे? आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो देख सकते हो 6ठा नंबर का प्रश्न क्या है कि कर चले हम फिदा कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। क्वेश्चन देख सकते हो कि कर चले हम फिदा कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। तो देख सकते हो इसका आंसर क्या है? आंसर अगर आप देखोगे तो आंसर आपके स्क्रीन पर है कि थोड़ा नीचे कर लेता हूं, यहाँ पे अट नहीं रहा है। तो देख सकते हो कि कर चले हम फिदा गीत, है ना, केफी आजमी द्वारा रचित है। को किसने लिखा है? तो केफी आजमी के द्वारा क्या क्या लिखा गया है। यह कविता हमें यह संदेश देती है कि सैनिक अपना आखिर संदेश दे रहा है। क्या? आखिरी संदेश दे रहा है, यानी कि जब मरने का समय होता है, जब सैनिक को लग रहा है कि अब मैं जी नहीं सकता, मुझे वतन पे निछावर होना, जो आखिरी समय होता है उस समय संदेश देता है कि
कि वो जवान जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान से दी और अपने भारत देश की क्या करता है, रक्षा करते हुए शहीद हो गया। तो आपको पता है कि वो अपने जान का परवाह नहीं करता है और क्या करता है कि भारत के देश के लिए क्या करता है, अपने देश के लिए क्या होता है, शहीद हो जाता है। तो उनके बाद इस देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है, यह कहते हुए कवि ने क्या बोला था कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यानी कि कवि का लास्ट स्टेज था, कवि मरने के टाइम पे था, यानी कि हो सकता है कि उसके कंधे पे गोली लग गया, देश के लिए वो मरने के लिए क्या हो मैं बोलूंगा कि उतावला हो चुका है, उसके सीने पे गोली लग चुका है। तो अंत समय में उसके माइंड पे टेंशन आता है कि मेरे बाद अब इस देश की रक्षा कौन करेगा। तो इसीलिए कवि ने क्या कहा कि भाई इस देश की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पे है, तो कर चले हम फिदा, यानी कि वतन पे हम जान दे चुके हैं, अब वतन क्या है आपके हवाले है। इस तरह का कवि का क्या था, आश्रय था। बात करेंगे अथवा प्रश्न पे, तो देख सकते हो कि छूने पाए ना सीता का दामन कोई से क्या तात्पर्य है। छूने पाए ना सीता का दामन कोई, इससे क्या अभिप्राय है। तो आंसर देख सकते हो क्या है कि भाव, इस पंक्तियों का भाव, यानी बोलेंगे कि इस पंक्ति का भाव यह है कि भारत की भूमि सीता माता की तरह पवित्र है, इसके दामन को छूने का दुस्साहस किसी को नहीं होनी चाहिए। यह धरती राम और लक्ष्मण जैसे अलौकिक वीरों की धरती है, जिसके रहते सीमा पर कोई शत्रु रूपी रावण देश में प्रवेश कर सके कि अस्मिता को क्या कर सके, लूट नहीं सकता है। यानी कि वह छू ना सके जिस सीता का दामन को ही, जिस तरह से राम भगवान ने और लक्ष्मण जी ने सीता मैया का दामन बचाया था, जिस तरह से रावण को नरसंहार किया था, तो उसी तरह राम और लक्ष्मण के जैसे हमारे धरती पे अनेकों अलौकिक वीर हैं। तो इतने वीरों के रहते भी कोई भी रावण रूपी देश, जैसे कि अगल बगल के, जैसे कि जो भी हमारे अगल बगल के जो देश है जो हमसे लड़ते हैं, हमारे देश को छीनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे रावण रूपी लोगों को क्या करना है, प्रवेश से हमें क्या करना है, हमें रोकना है। और इसको रोकेगा कौन, तो हमारे जो वीर, जो लक्ष्मण और राम जैसे हमारे बेटे हैं, वो रोकने का काम करेंगे। प्रश्न संख्या 7 देख सकते हो। 7 क्या है कि आत्मतरण कविता हमें किस प्रकार की प्रार्थना की सलाह देती है। जो आत्मतरण कविता है यह हमें किस प्रकार की प्रार्थना की क्या देती, सलाह देती है। तो सबसे पहले आंसर पे हम लोग देखते हैं। तो आंसर क्या है, देख सकते हो कि आत्मतरण कविता में कवि ने करुणामय से क्या प्रार्थना की है। क्या है कि आप देख सकते हो कि उसने किस तरह का प्रार्थना करने का बात कहा है। तो आत्मतरण कविता में कवि ने क्या कहा कि करुणामय से क्या करे, प्रार्थना की है। किससे, करुणामय से प्रार्थना की है। तो ये जो किस तरह का है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आत्मतरण कविता में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने है ना करुणा रूपी ईश्वर से प्रार्थना की है, हे करुणा रूपीमय मुझे क्या करें, विपदाओं से बचाओ, संकट के समय कभी भयभीत ना होऊं, दुखों पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और बल और पुरुषार्थ नहीं हिले। जो भी मेरा बल है और जो भी मेरा पुरुषार्थ है वो कभी नहीं क्या हो, हिले, और हानि उठाने की क्या हो कि क्षमता प्रदान करे। तो ये सारे बातों पे क्या क्या है कि जो हमारे कवि है उसने भगवान से क्या क्या प्रार्थना किया। कि पहला इसका प्रार्थना क्या था कि हे करुणा रूपी ईश्वर मुझे जितनी भी विपदा है उनसे बचाओ, संकट के समय कभी भी मुझे भयभीत ना हो पाऊं, इस तरह की मुझे शक्ति दो। साथ में जितने भी दुख मेरे पास हो मैं उस पर विजय हो सकूं, और जो भी मेरा बल है, जो भी मेरा पुरुषत्व है, यानी कि जैसे नहीं होता कि कोई एक दो ऐसे होते हैं लोग जो किसी भी गर्ल को, किसी वोमेन को देख के अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और या उसका शादी हुआ है किसी और के साथ, वो अट्रैक्शन में होता है, रिलेशन में होते हैं। तो ये जो सारे पुरुषत्व हैं वो ना हिल पाए और हानि उठाते कि क्या हो कि उसके पास क्षमता हो, इस तरह की बातें जो ही कही हैं। 8वां का प्रश्न देख सकते हो क्या है कि गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज की किन विसंगतताओं पर व्यंग किया गया है। तो गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज के किन विसंगतियों पर क्या क्या व्यंग किया गया है, इसके बारे में कहा गया है। तो आपको पता है गिरगिट क्या बदलती है, रंग बदलती है। तो गिरगिट कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज के कानून व्यवस्था पर व्यंग किया है, मैंने कानून व्यवस्था के बारे में घोर बातें की है। लेकिन लेखक ने बताया है कि शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से चापलूसों और भाई भतीजीवाद के समर्थक अधिकारियों के भरोसे चल रहा है। यानी कि जो भी हमारा शासन व्यवस्था है ये पूर्ण रूप से चापलूसों का और जो भी भाई भतीजावाद के समर्थक अधिकारियों के भरोसे चल रहा है। जैसे देखोगे कि अगर कोई पॉलिटिक्स वाला व्यक्ति अगर मंत्री बना है तो उसका बेटा भी मंत्री बन जाएगा, उसका चाचा भी मंत्री बन जाएगा, उसका भतीजा भी मंत्री बन जाएगा। तो ये होता है भाई भतीजावाद के सर से चला हुआ है और पूरा का पूरा चापलूस। आप कोई काम करने के लिए जाओ ना तो
और आपके सरकारी ऑफिस के आगे आपको 10-12 व्यक्ति मिल जाएंगे जो बोलेंगे मैं काम करवा दूंगा, आप मुझे इतना पैसा दे दो। तो ये जो चापलूसी वाली चीज होता है, जो ये जो भाई भतीजावाद के समर्थक अधिकारियों के भरोसे चल रहा है, तो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपनी बातों में क्या करता है, परिवर्तन करना अच्छा तरह से जानता है कि सबसे पहले कि नहीं, जैसे क्या होता है ना कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके पास आपके जैसा बात करेगा, उसके पास जाके उसके जैसा बात करेगा, जैसे हम लोग थाली का बैंगन जिसको बोलते हैं या बिना पेंदी का लोटा बोलते हैं, किधर भी गड़क जाता है। तो ये जो सारी चीजें होते हैं, साथ में कोई व्यक्ति कितना भी मुजरिम की ना हो, लेकिन अगर वो उसका सगा है तो उसके लिए क्या होता है, वो सही हो जाता है। इस तरह की स्थिति क्या हमारे समाज में आ रही है। बात करेंगे अथवा प्रश्न पे, तो अथवा का प्रश्न देख सकते हो। क्या है अथवा का प्रश्न कि प्रकृति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रकृति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रकृति के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। इस पंक्ति का क्या आश्रय है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो कि सबसे पहले हम लोग बात करें उत्तर पे, तो नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। उपयुक्त पंक्ति का आश्रय यह है कि हर एक की अपनी सहनशीलता की सीमा होती है, फिर चाहे वो प्रकृति हो या इंसान। जैसे कि आप एक सिंपल सा बात है, एक रबड़ को भी खींचोगे तो एक टाइम तक क्या खींचोगे तो वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन एक दूसरा टाइम तब आता है जब वो क्या होता है, वो टूट जाता है। तो उसी तरह नेचर का बात कर लो या किसी भी व्यक्ति का बात कर लो, उसकी सहनशीलता के क्या होते, एक सीमा होती है, एक लिमिटेड टाइम तक क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। तो प्रकृति के साथ मनुष्य खिलवाड़ करता है, परंतु प्रकृति का भी एक हद तक क्या होता है, सहन करने की शक्ति होती है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बहुत तरह की चीजों से क्या करते हैं, प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं। जैसे कभी भी हम लोग पेड़ काट देते हैं, हम लोग जितने भी तरह के मैं बोलूंगा कि CFC जो भी हमारे फ्लोरोक्लोरोकार्बन जिस तरह की जितनी चीजें होते हैं जो भी प्रकृति को क्षति पहुंचाते हैं, उन सारी चीजों पे हम लोग खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। तो इन सभी कारण से प्रकृति की एक सीमा है, लास्ट में क्या होगा, कुछ ना कुछ तो कांड वो जरूर कर देगा, है ना। तो ऐसी सारी चीजें जो है आपको देखने के लिए मिलेंगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से है और व्यवहारिक की तुलना तांबे से क्यों की गई, ऐसा कहा गया है। तो देख सकते हो क्या है, प्रश्न क्या है कि शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से है, और यानी सोना माने जो होता है सोना धातु उसका, और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से की गई, ऐसा क्यों। तो अगर आपके पास अगर आदर्श है और आपके पास अच्छे आदर्श है, तो उसका आदर्श का तुलना सोने से किया गया है। और आपकी जो व्यवहारिकता है, आप डेली बेसिस पे जो भी काम करते हो, जिस तरह से आप रहते हो, उसको किससे तुलना किया गया है, तांबे से तुलना किया गया है। तो इसके बारे में है आपका क्वेश्चन। तो अगर हम लोग बात करें आंसर का, तो देख सकते हो क्या आंसर है कि शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिक आदर्श की तुलना तांबे से की गई है। तो शुद्ध सोने में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जा सकती, और तांबे से सोना मजबूत हो जाता है परंतु शुद्धता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार व्यवहारिकता में शुद्ध आदर्श क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आपको पता होगा कि शुद्ध सोना जो होता है उसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं होता है। तो अगर किसी व्यक्ति का आदर्श शुद्ध है तो उसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं हो सकता, लेकिन जब वो व्यवहारिकता में पड़ता है, वो डेली बेसिक पे जिंदगी को जी रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं तांबा रूप, यानी जिस तरह से सोने में तांबा मिला दिया जाए तो सोने की शुद्धता घट जाती है। उसी तरह क्या होता है कि जब जिंदगी में जो हमारी व्यवहारिक कार्य में जो हमारा शुद्ध आदर्श है, उसमें अगर व्यवहारिक कार्य जुड़ जाता है तो हमारी जो शुद्ध आदर्श है उसकी समाप्ति हो जाती है। जैसे सिंपल सा बात है कि मान लो कि आप एक आदर्श व्यक्ति हो, आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हो, कभी भी किसी का अहित नहीं करते हो, लेकिन जब आप व्यवहारिक जीवन में आ जाते हो और आपका ही बेटा अगर कभी कोई गलती कर देता है तो आप बोलोगे नहीं चलो मेरा बेटा है, एक गलती क्या होती है, माफ होती है। तो व्यवहारिकता क्या करती है कि हमारी शुद्धता को मिटा देती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये जो हरिहर काका है वो क्या करते हैं, अनपढ़ होते हुए दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। इसके बारे में क्या करना है, आपको आंसर देना है। तो हरिहर काका अनपढ़ थे, फिर भी उन्हें दुनियादारी की बेहतर समझ थी। वे यह जानते थे कि जब तक जमीन उनके पास है तब तक सभी उनका आदर करेंगे। उनके भाई लोग उनसे जबरदस्ती जमीन अपने नाम करवाने के लिए डराते थे, तो उन्हें गांव में दिखावा करके जमीन हथियाने वालों की याद आती थी। तो ये जो सारी चीजें हैं कि भाई देखो बूढ़े लोग होते हैं, उनको सारी चीजों की समझ होती है। तो हरिहर काका बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो इनकी सारी चीजों की समझ थी। वो जानता है कि जब तक उनके पास जमीन है ना तब तक लोग उनके पास आदर करेंगे। जैसे कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति के पास अगर बहुत ज्यादा संपत्ति होता है ना, तो अंत समय
तक उसको खिला पिला के रखता है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं होगा तो बहुत सारे हमारे ऐसे भी लोग होते हैं जो उनको अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो ये सारे उन चीजों को नहीं करना चाहिए। तो वो पता था कि जब तक उनके पास जमीन है तब तक उनको क्या करेगा, सभी उनका सत्कार करेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे चौथे खंड पे। तो खंड क्या है, ख है, ये रचना का खंड है। और मैं आपको बता दूं इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न का 5 नंबर मिलेगा। और लगभग आपको इसमें 150 शब्दों में क्या करना है, आपको अपने उत्तर को लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न का। तो क्या देख सकते हो कि किसी अस्पताल के प्रबंध पर असंतोष व्यक्त करते हुए चिकित्सा अधीक्षक को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। कि मान लो कि आप एक क्या गए हो, अस्पताल में गए हो और अस्पताल का जिस तरह का प्रबंध है, जिस तरह का सिस्टम है, उस सिस्टम से आप खुश नहीं हो, तो उसी के बारे में क्या करना है कि अपने असंतोष को व्यक्त करते हुए उस सिस्टम के लिए जो भी आपकी असंतोष भावना है, जो भी आपको उसमें खुशी नहीं हुई, उसको क्या करना है कि उस अस्पताल के अध्यक्ष को क्या करना है, एक पत्र लिखना है, ऐसा कहा गया है। तो देख सकते हो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आंसर का। तो शिबू पहाड़ी दुमका, ये उस जहां से जो भी क्षेत्र से हम लोग लिख रहे हैं, जो भी अस्पताल से लिख रहे हैं, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। जैसे अगर मान लो कि मैं धनबाद से हूं तो मैं क्या लिखूंगा कि जैसे कि मान लो कि मैं धनबाद का कोई हॉस्पिटल का नाम लेके लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो हॉस्पिटल का नाम। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वो हॉस्पिटल कहाँ पे है उसका नाम लिखूंगा। जैसे मान लो कि धनबाद में PMC है ना, सॉरी क्या है, मैं भूल जाता हूँ यार। मान लो कि कोई भी हॉस्पिटल है, सिंपल सा बात है, कोई भी हॉस्पिटल, तो यहाँ पे हॉस्पिटल का क्या करोगे, नाम लिख दोगे और वो किस क्षेत्र में उसका क्या करोगे, नाम लिखोगे। तो मान लो कि मैं कोई भी एक ABC में एक हॉस्पिटल का नाम रखता हूँ, तो हॉस्पिटल ABC कहाँ का है, तो मान लो कि धनबाद, दुमका, रांची, जहाँ पे भी हो, है ना। आपने कब लिखा, तो ये मैंने कब टाइपिंग किया था, देख सकते हो 21/2/2022 को टाइपिंग किया था। जैसे कि आपका जिस दिन एग्जाम रहेगा आप उस दिन का डेट डाल सकते हो। तो भाई आप किसको लिख रहे हो उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि प्रबंध, क्या है, प्रबंध सदर हॉस्पिटल की बात करेंगे दुमका, ठीक है। तो इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये बात आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप कहाँ से लिख रहे हो, क्या आप कहाँ से लिख रहे हो। तो ये PDF जिसने भी क्रिएट करा था, मैंने पहले बोला है कि आपको पता होगा कि AK4 स्टडी करके एक चैनल है जो मेरे अपने पर्सनल दोस्त का है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको मैं भी PDF प्रोवाइड करवाता हूँ, वो भी मुझे PDF प्रोवाइड करवाते हैं। दोनों मिलकर हम लोग क्या करते हैं, आपको सारा का सारा सेटअप देने का काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ से लिखा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि आप कहाँ से लिख रहे हो। तो जहां से भी आप लिख रहे हो वहां से क्या करना है, आपको लिखना है। तो ये PDF देख सकते हो कि शिव पहाड़ करके उनका क्षेत्र है दुमका, वहां से लिखा गया है। और दिनांक आपने कब लिखा उसके बारे में लिखना है सबसे पहले। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, देख सकते हो यहाँ पे कि किसको लिख रहे हो, तो प्रबंधक को लिख रहे हो, जो भी सदर हॉस्पिटल मान लो जो भी है उसको, दुमका के बारे में आप लिख रहे हो। आपका विषय क्या है वहां पे लिखना है। विषय देख सकते हो कि अव्यवस्थित प्रबंध के संबंध में अस्पताल प्रबंधक को क्या करना है, हम लोग आवेदन पत्र दे रहे हैं, ऐसा हम लोग कह रहे हैं विषय में। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर की चीजों के। तो महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि आपके अस्पताल में अव्यवस्था और अराजकता का माहौल है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं की स्थिति जर्जर है, यानी कि जो भी आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति होती है वो सारे के सारे जर्जर है, यानी कि खराब के कगार पे है। जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के उपकरण, है ना, देख सकते हो मृत प्राप्त अवस्था में है, यानी कि जो भी जरूरत के सेवाओं के समान है वो मृत प्राप्त क्या है अवस्था में, वो मरने के कगार में, वो मर चुका है, यानी वो उस पर आप काम नहीं ले सकते हो। अतः आपसे निवेदन है कि आप अस्पताल में फैली अव्यवस्था को व्यवस्थित करके जिससे आम मरीजों को असुविधा ना हो, समस्त देख सकते हो ना हो, समस्त आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं कुशल चिकित्सकों की तैनाती आपके अस्पताल में 4 चांद लगा दे सकती है, ऐसा कहा गया है। तो क्या करें, इस तरह का आप लिख सकते हो। तो देख सकते हो साथ में लिखना पड़ेगा कि किसने लिखा है। तो संवादी भवदीय, यानी कि जिसने दिया है क्या है, एक जागरूक नागरिक, इस तरह का आपको लिखना है। कभी भी यहाँ पे आप अपना नाम ना लिखें, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को आप लिख सकते हो। बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 पे। देख सकते हो कि विलंब से घर लौटने पर मां और पुत्री के बीच संवाद को लिखे, यानी कि आप मान लो स्कूल गए हो, आप क्या हो कि आप लेट से क्या पहुंचे हो, घर पहुंचे हो। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको एक बात संवाद लिखना है, किस तरह से आपकी माँ आपको डांटती है, आप किस तरह से बातों को बताते हो, इसके बारे में, है ना। तो सबसे पहले देखोगे कि इसमें आपको टोटल 1 नंबर मिलेंगे, एक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा, तो टोटल आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो यानी कि 5 नंबर मिलेगा, यानी कि आपको क्या करना है, टोटल 5 पॉइंट क्या करना है आपको देने हैं, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। सबसे पहले देखोगे अगर घर से लेट से आ रहे हो तो सबसे पहले आपकी माँ आपको बोलेगी कि अरे बेटी, आज घर लौटने में इतने देरी क्यों हुआ। तो आप क्या बोलोगे, ओह माँ, आज आते समय मेरी सहेली नेहा से मुलाकात हो गई और होशी थोड़ी वार्तालाप होने से देरी हो गई।
तो आप जानते हो कि जो भी हमारी औरतें होती हैं या जो भी हमारे महिलाएं होती है, जो भी हमारे बहनें हैं, तो वो जब भी लेट होती है तो माँ कैसे पूछती है, अरे ओ बेटी इतना लेट क्यों हो गया? तो क्या बोलती, कोई भी बहाना करती से, कोई भी बहाना कर लो कि अरे माँ आज आते समय मेरी जो सहेली नेहा है उससे मेरी मुलाकात हो गई थी और थोड़ी क्या हो गई, मैं उनसे वार्तालाप करने लगी जिसके कारण क्या हो गया, देरी हो गया। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। फिर माँ तो कुछ तो बातें कहेगी ना, तो माँ क्या बोलेगी, ठीक है कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं करना। तो आपका आंसर क्या क्या रहेगा, ठीक है माँ ठीक है। अब इस तरह से बात बोलोगे कि ठीक है माँ ठीक है कि नहीं। उसके बाद माँ क्या बोलेगी कि चलो हाथ मुंह धो के खाना खा लो। मम्मी इस तरह से बोलेगी तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है माँ मैं आती हूँ हाथ मुंह धो के और मैं खाना खाती हूँ। तो इस तरह से क्या करना है, आपको बात संवाद को लिखना है, बात संवाद से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलो मैं आपके एक से एक मजेदार क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो कि किसी खेत को, सिंपल से एक हंसी मजाक वाला क्वेश्चन है कि मान लो कि एक खेत को रोपने के लिए, आपको पता है खेत की रुपाई होती है, तो खेत को रोपने के लिए एक महिला क्या करती है कि एक दिन में वो खेत को पूरा का पूरा क्या करती है, खेत को रोप देती है। अगर मान लो कि उसी बीच 5 महिलाओं को उस खेत में लगा दिया जाए तो फिर कितना देर में वो खेत रोप के खत्म हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर उससे जल्दी होगा। नहीं दोस्तों, ये पांचों की पांचों महिलाएं क्या करेंगी, आपस में बात करती रहेंगी और ये जो खेत की जो रुपाई हो और क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी। ऐसी बातें नहीं है, मजाक वाली बातें थी। तो ये तो पूरा का पूरा हम लोगों ने जो खंड, मैं बोलूंगा कि जो खंड चौथा था वो आप लोगों ने ले लिया। और इसी तरह से हम लोगों ने जो हिंदी बी का जो पूरा का पूरा सेट है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में इसी तरह के रोचक वीडियो जो भी आपके एग्जाम के रिलेटेड हो, चाहे जैक बोर्ड का हो, जैक बोर्ड के क्लास 11, 10, 9 जितने भी होते हैं, मैट्रिक या इंटरमीडिएट के छात्र हो, साथ में डेली बेसिक पे जो भी जैक बोर्ड के न्यूज आते हैं उसको देखने के लिए क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों तक क्या करें, वीडियो को जरूर शेयर कर दे और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में और साथ साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाए, तो दोनों के दोनों ग्रुप में क्या करें, ज्वाइन हो जाए। और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आपका दिन शुभ हो।